हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 18 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत हृदय लेख यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसे शॉर्ट में ईसीजी भी कहते हैं। ईसीजी कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ईसीजी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 5 वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो पांचों वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ सके, साथ ही आपकी तैयारी भी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप शायद अस्पताल के टेलीविजन के दृश्य से चिर परिचित होंगे। जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयाघात के कारण निगरानी मशीन यानी मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है, तब आप पीप 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 और पीपी की आवाज सुन सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हैं और आप देखे होंगे मरीजों से एक टेलीविजन जैसा यंत्र जुड़ा होता है, जिसे निगरानी मशीन या मॉनिटरिंग मशीन भी कहते हैं। ठीक है, तो उस मशीन पे आप देखे होंगे इसको, और उस पे से आवाज देखे होंगे, उस पे पीप पीप का आवाज आता है। इस तरह की मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग विद्युत हृदय लेख यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम लोग ईसीजी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो वास्तव में जो आप वो मशीन देखते हैं वहां पे लगा होता है, वो छाती और हाथ पे जो सटा हाथ पे जो चिपकाया रहता है, और फिर वहां से आप एक टेलीविजन में ग्राफ देखते रहते हैं, वो क्या है, उसका यूज करते हैं हम लोग ईसीजी प्राप्त करने के लिए। ईसीजी हृदय के हृदयी चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। ईसीजी में क्या होता है कि कैसे हृदय चक्र चल रहा है, कितना देर में उसमें अनुशीतलन हो रहा है, कितना देर में संकुचन हो रहा है, किस तरह से कार्य कर रहा है हृदय, उस सभी को वह एक ग्राफ रूप में दिखाता है। बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीडों के से जोड़कर लगातार निगरानी प्राप्त कर सकते हैं। ईसीजी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मशीन को रोगी से जोड़ते हैं। मशीन को किससे जोड़ेंगे, रोगी से। किस प्रकार जोड़ेंगे, तो 3 विद्युत लीड या 3 विद्युत प्लग कह सकते हैं, उसके द्वारा रोगियों को जोड़ा जाता है। देखिए, उसमें से 2 कलाइयों पर होती है, ठीक है, और बाई ओर होती है एगो एड़ी पर। 2 गो तो दोनों कलाई पे होगी, एक एक, यानी दोनों हाथ पे एक एक होगी, और एक होगी बाई ओर की एड़ी पर। ठीक है, जोड़कर लगातार निगरानी कर से प्राप्त कर सकता है। तो 3 लीड लगाए जाते हैं, 2 लगाया जाता है कलाइयों पर और 1 लगाया जाता है एड़ी के आसपास। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों को सीने से जोड़ा जाता है। यहाँ हम केवल मानक ईसीजी के बारे में बताएंगे। देखिए, ईसीजी कई तरह से किया जा सकता है, मतलब कई तरह के उसके यंत्र हैं। एक मानक ईसीजी की बात की जाए तो उसमें 3 तो तार आप देख लिए, उसके अलावा जो ये होता है हृदय होता है, उसका पूरा विस्तृत मूल्यांकन करने के लिए सीने पे कई तारे जोड़ी जाती हैं। आप ये भी देखे होंगे हॉस्पिटल में ईसीजी के प्रत्येक चरमोकर्म को पी से टी तक दर्शाया जाता है। ठीक है, कहां से लेकर पी से टी तक दर्शाया जाता है, जो हृदय की विशेष विद्युत क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। पी तरंग को अलिंद की उद्दीपन या विध्रुवन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी पी तरंग वहां दिखाई देगा जहां पे अलिंद का विध्रुवन होगा, जिसमें दोनों अलिंद का संकुचन होता है। ठीक है, तो जब दोनों अलिंद का संकुचन होगा तो वहां पे पी तरंग दिखाई देगा। QRS सम्मिश्र निलय के अध्रुवन को प्रस्तुत करता है। जहां पे QRS होगा वो क्या दिखाएगा कि सम्मिश्र निलय के अध्रुवन हो रहा है, यानी पूरा जो निलय है उसका ही अध्रुवन हो रहा है, जो निलय के संकुचन को शुरू करता है।
ठीक है, तो यहाँ एक बार फिर समझ लीजिए, टी और टी से दर्शाते हैं टोटल ग्राफ को, ठीक है। और यह क्या दिखाता है, इसमें से जो पी तरंग होता है वह दिखाता है अलिंद के संकुचन को, और क्यू आर एस होता है वो दिखाता है निलय के संकुचन को। संकुचन क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है। संकुचन क्या होता है, जब क्यू तरंग होती है उसके तुरंत बाद शुरू हो जाता है, जो प्रकुंचन यानी सिस्टोल की शुरुआत का द्योतक है। टी तरंग निलय का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आप क्या क्या जान लिए थे, पी समझ लिए थे, पी दिखाई देगा जब अलिंद संकुचित होगा, ठीक है। और क्यू आर एस जब दिखाई देगा जब क्या होगा, निलय संकुचित होगा। और उसके बाद टी तरंग दिखाएगा कि निलय जब फिर अपने पुराने अवस्था में आएगा, ठीक है। टी तरंग का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक है। और ऐसे ही जब टी तरंग खत्म हो जाएगा, इसका मतलब जो प्रकुंचन अवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। स्पष्टतः एक निश्चित समय में क्यू आर एस सम्मिश्र की संख्या गिरने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर भी निकाली जा सकती है। यानी कुछ निश्चित समय में, वो 1 मिनट हो सकता है या कुछ और देर हम भी ज्यादा समय भी ले सकते हैं, कि निश्चित समय में क्यू आर एस सम्मिश्र यानी क्यू आर एस की अगर संख्या गिर रही है तो उससे ये निकाला जा सकता है कि मनुष्य में स्पंदन किस तरह से हो रहा है। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की ईसीजी संरचना एवं आकृति सामान्य होती है, इस आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता अथवा बीमारी को इंगित करती है, अतः इसकी चिकित्सकीय महत्ता बहुत ज्यादा है। अब कोई बीमारी है तो प्रत्येक व्यक्ति का जो ईसीजी संरचना होता है, ऐसे सभी व्यक्ति का ईसीजी संरचना समान होगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है तो जो ईसीजी संरचना है वो अलग हो जाएगा। यानी ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो अलग हो जाएगा। और यहाँ पे एक ये सामान्य ग्राफ को दिखाया गया है। अगर यहाँ पे आप देखते हैं, ये अगर ज्यादा इधर उधर हो रहा है, इसका मतलब कि उसको कोई बीमारी है उस व्यक्ति को, और उसका निदान डॉक्टर कर सकते हैं जानकारी प्राप्त करने के बाद। चलिए अब हम जानते हैं द्विसंचरण, जिसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं, इसके बारे में कि डबल सर्कुलेशन यानी द्विसंचरण क्या होता है। रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्त वाहिनियों यानी धमनी एवं सिराओं में बहता है। मूल रूप से प्रत्येक धमनी और सिरा की 3 परतें होती हैं। अंदर की परत सल की अंतराच्छादित उत्तक, यानी जो अंदर वाली परत होती है वो किसकी बनी होती है, तो अंदर वाली परत सल की अंतराच्छादित उत्तक की बनी होती है, जिसे अंतः स्तर कंचुक कहते हैं, ठीक है। फिर चिकनी पेशियों एवं लचीले रेशे से युक्त मध्य कंचुक, जो मध्य वाला स्तर होता है वो चिकनी पेशियों एवं लचीले रेशे से युक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, मध्य कंचुक। एवं कोलेजन रेशे से युक्त रेशेदार संयोजी उत्तक, जिसे कहते हैं बाह्य कंचुक। तो यह 3 स्तर हो गया, अंतः स्तर कंचुक, मध्य कंचुक और बाह्य कंचुक। सिराओं में मध्य कंचुक अपेक्षाकृत पतला होता है, तो जो सिरा होती है उसमें मध्य कंचुक पतला होता है, बाकी दोनों मोटे होते हैं। आप इसको चित्र संख्या 18.4 में देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ सिरा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये सिरा का फिगर दिया गया है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये एक बाहरी परत है और ये भीतरी परत है, और जो मध्य वाला परत होता है वो इसमें पतला होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिने निलय द्वारा पंप किया गया रक्त फुसफुस धमनियों में जाता है, जबकि बाएं निलय से महाधमनी में जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने, वही मैं बता रहा था, पहले वाला वीडियो देखिए जब मैंने आपको रक्त के बारे में ये सारा कुछ बताया था कि कैसे क्या होता है, कि पहले जो दाहिना निलय होता है यह पंप करके इसको वो क्या करता है, फुसफुस सिरा में भेजता है ब्लड को। जो दाहिना निलय होता है वो किसमें भेजता है, फुसफुस धमनी में भेजता है, फुसफुस धमनी में भेजता है, जबकि बायां निलय होता है वो महाधमनी में भेजता है।
ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ बाएं अलिंद में आता है। तो देखिए वास्तव में ब्लड कहाँ पे जाता है? फुफ्फुस के पास। फुफ्फुस यानी आपके फेफड़े के पास, ये फेफड़ों में। वहां पे फेफड़े क्या करते हैं? उसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं और फिर वही ऑक्सीजन युक्त होकर के फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से हृदय के बाएं अलिंद में आ जाता है। यह संचरण पथ फुफ्फुस संचरण कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? फुफ्फुस संचरण, क्योंकि फुफ्फुस से ब्लड आ रहा है बाएं अलिंद में। ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी, धमनिकाओं, केशिकाओं से होता हुआ ऊतकों तक जाता है। अब देखिए हृदय से, हृदय के जो बायां निलय होता है, बाएं निलय से, बाएं निलय ब्लड को पंप करता है तो हो जाता है महाधमनी में। महाधमनी से जुड़ी होती है धमनी, धमनी से फिर धमनिका, धमनिका से फिर केशिका से होता हुआ ये ऊतकों तक पहुंच जाता है। अपने हाथ वगैरह में या कहीं पर कटा होगा तो देखा होगा बहुत पतली पतली नलिकाएं होती हैं। तो जो बहुत पतली नलिकाएं होती है उसी को केशिकाएं कहते हैं। और वहां से ऑक्सीजन रहित होकर शिरा, शिराओं तथा महाशिराओं से होता हुआ दाहिनी अलिंद में आता है। फिर अब हमारे ऊतक उस ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो वहां से अशुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन तो उसमें खत्म हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ जो रक्त होता है वो पहले शिरा में जाता है, शिरा से शिराओं में, फिर महाशिरा में, और महाशिरा से होता हुआ दाहिनी अलिंद में आता है। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण है। यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है। तो मैंने आपको बताया ही, यह तो सबसे आवश्यक ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाता है और ऊतकों के पास जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त को वापस लेकर के आता है। इसके अलावा यह पोषक पदार्थों को भी पहुंचाता है। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। यह हो गया है। एक अनूठी संवहनी संबंधकर्ता आहार नाल तथा यकृत के बीच उपस्थित होती है। देखिए एक अनूठी संवहनी संवर्धता आहार नाल तथा यकृत के बीच होती है। मतलब एक अलग से संवहन, विशेष तरह से एक संवहन तंत्र होता है, संवहन होता है इसके बीच, तो आहार नाल और यकृत के बीच, जिसे यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या होता है वह? तो वह यकृत और आहार नाल के बीच ही होता है। जैसे आहार नाल के पास जो पोषक पदार्थ हैं या फिर वहां से जो एंजाइम्स ले जाने हैं उसके लिए एक विशेष परिसंचरण तंत्र होता है जिसे यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यकृत निवाहिका शिरा रक्त को इससे पहले कि वह क्रमबद्ध परिसंचरण से आंत से यकृत तक पहुंचाती है, हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त सिर्फ हृदय पे से न्यास तक ले जाता है तथा वापस लाता है। और एक अलग से परिसंचरण होता है, वो क्या करता है कि हृदय को भी ब्लड पहुंचाता है, क्योंकि हृदय में तो ये रक्त वाहिकाएं होती नहीं है। ठीक है, यहाँ आप इसको इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये आपका हृदय है। तो हृदय में देखिए ये है दायां अलिंद और ये है दायां निलय, ये है बायां अलिंद और बायां निलय। यहाँ से जो बायां निलय है वो ब्लड को पंप करता है, तो ये जाता है यहाँ पे महाधमनी में, और महाधमनी की सहायता से जाता है फेफड़े तक। ठीक है, नहीं सॉरी ये गलत ड्रॉ हो गया, यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ से फिर से देखें। ठीक है, तो ये था बायां निलय। बायां निलय ब्लड को पंप करता है, ये तो यह जाता है आगे से महाधमनी। ठीक है, महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में घूमता है, और ये महाधमनी का अनुप्रस्थ काट यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे दिखाई देता है। इसके 3 स्तर है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो महाधमनी से क्या होता है, पूरे शरीर में जाता है और शरीर में उस ऑक्सीजन का उपयोग हो जाता है। ऑक्सीजन उपयोग हो जाने के बाद वहां पे बचता है शरीर में CO2। अब उस CO2 को मिला दिया जाता है रक्त में। तो वही देखिए आगे अब रक्त में
यहाँ तक तो वो शुद्ध रक्त था, ठीक है, यानी O2 से युक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त था। यहाँ से ऑक्सीजन का यूज हो गया है, ये वापस पूरे शरीर से ब्लड होता हुआ जाता है दाहिने अलिंद में, दाहिना अलिंद उसको भेज देता है दाहिने निलय में, दाहिना निलय उसको फिर पंप करता है, तो अब फुसफुस धमनी से होता हुआ जाता है फेफड़े में, फेफड़े उस ब्लड को शुद्ध करते हैं, और फेफड़े ब्लड को शुद्ध यानी उसमें ऑक्सीजन मिलाने के बाद उस रक्त को फिर से भेज देते हैं बाएं अलिंद में, और बायां अलिंद उस रक्त को भेजता है बाएं निलय में, और फिर बायां निलय उसी तरह से फिर पृष्ठ महाधमनी की सहायता से भेजता है पूरे शरीर में। ये चक्र लगातार चलता रहता है। जो आपको थोड़ा रेड से दिखाई दे रहा है उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बह रहा है। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। इसमें जो आपको रेड से दिखाई दे रहा है ये वाला मीन्स ये वाला पथ, ये वाला जो पथ आपको दिखाई दे रहा है ये, इसमें पूरा क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। जबकि ये आपको थोड़ा ब्लू टाइप का दिख रहा है ये वाला, ये पूरा इसमें अशुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन जिसमें नहीं होता वो वाला रक्त प्रवाहित हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।